कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान का भाग 5। और देखिए भाग 5 में आपका आर्टिकल शामिल है 52 से लेकर के 151 तक। विषय है इसका संघ, और संघ में सबसे पहले जो है वो संघ की कार्यपालिका की चर्चा की गई है 52 से लेकर के 78 तक। आगे विधायिका और फिर न्यायपालिका आएगा। तो फिलहाल आज हम लोग जो है इसकी चर्चा करेंगे कार्यपालिका की। देखिए इस कार्यपालिका की बात करें यदि, तो देखिए इस कार्यपालिका में शामिल होते हैं राष्ट्रपति, इसके अलावा मंत्री परिषद, प्रधानमंत्री भी आ जाएंगे, और आपका अटॉर्नी जनरल। ठीक, अब ये जो राष्ट्रपति, मंत्री परिषद और अटॉर्नी जनरल है उनकी चर्चा एक एक करके करेंगे। ठीक है, पहले यहाँ पर देखिए कि ये राष्ट्रपति जो होते हैं वो राष्ट्र के पति हैं, दैट मीन्स राष्ट्र के मुखिया हैं। ठीक है, इसके अलावा ये प्रथम नागरिक हैं। हम जानते हैं भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है, तो उसमें ये पहले नागरिक हैं, पहले व्यक्ति हैं। ठीक है, और ध्यान रखना है कि जो इनकी पत्नी होगी उनको फर्स्ट लेडी माना जाएगा। जैसे अभी हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, ये भारत के प्रथम नागरिक हैं, मेल है ये, और इनकी जो पत्नी होगी वो फर्स्ट लेडी मानी जाएगी। इसी तरह से अमेरिका के जो राष्ट्रपति की पत्नी होगी वो अमेरिका की फर्स्ट लेडी मानी जाएगी। कई बार आप न्यूज़पेपर में पढ़ते होंगे कि अमेरिका की पहली महिला मेलानिया ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप की पत्नी। ठीक है, उसके अलावा ये तीनों सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर होते हैं। ठीक है, और बाकी आगे जब आएगा तो हम लोग कवर करते चलेंगे। समझ गए इतना? अब यहाँ पर देखिए कि राष्ट्रपति हैं, मंत्री परिषद है, अटॉर्नी जनरल है, तो इसमें कोई तो हेड होगा कार्यपालिका का। तो ध्यान रखिए संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के आर्टिकल 53 के अनुसार राष्ट्रपति जो है वो संवैधानिक अध्यक्ष होंगे। ठीक है, संवैधानिक अध्यक्ष हमारे देश में कौन होते हैं? राष्ट्रपति। आर्टिकल 53 कहता है कि जो कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है। निहित को भेस्ट कहेंगे इंग्लिश में। ठीक है, तो संविधान के अनुसार कार्यपालिका का पावर जो है वो किसमें है? राष्ट्रपति में है। ठीक है, लेकिन आर्टिकल 74(1) में लिखा गया है कि राष्ट्रपति इन अधिकारों का प्रयोग स्वयं करेंगे, नहीं तो अधीनस्थ पदाधिकारियों के माध्यम से करेंगे। यहाँ अधीनस्थ पदाधिकारियों का मतलब होता है प्रधानमंत्री। ठीक है, तो प्रधानमंत्री ही नहीं, पूरा मंत्री परिषद। ठीक है, तो यदि देखा जाए कि अपने ये शक्तियों का प्रयोग खुद करते हैं राष्ट्रपति, तो खुद शक्तियों का प्रयोग बहुत कम करते हैं। अधिकतर शक्तियों का प्रयोग किसके परामर्श, किसके सलाह पे करते हैं? तो मंत्री परिषद के सलाह पर करते हैं। और मंत्री परिषद के हेड होते हैं प्रधानमंत्री, इसलिए वास्तविक अध्यक्ष माना जाता कि नहीं है प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री को वास्तविक अध्यक्ष मानते हैं। ठीक, और एक बात ध्यान रखिएगा कि आप वीडियो को पूरा देखिए लास्ट तक, तभी आप वीडियो का क्वालिटी जो है वो जज कर पाएंगे कि क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। आप केवल व्हाइट बोर्ड देख करके और टीचर का फेस देख करके कभी क्वालिटी जज नहीं कर पाइएगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए और 2-3 वीडियो देखिए। और हम तो दावे के साथ कहेंगे कि ऐसा वीडियो आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा। आप कंपेयर करके देखिए। ठीक है, तो लास्ट तक देखिए तभी आपको पता चलेगा, नहीं तो बहुत ही कह सकते हैं एकदम कीमती चीज, प्रेशियस थिंग आप मिस कर जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखिए। चलिए, तो हम क्या बोले कि ये राष्ट्रपति और ये प्रधानमंत्री होंगे वास्तविक अध्यक्ष। अब क्वेश्चन किस तरह से पूछा है उसको देख लेना है। ठीक है, क्वेश्चन यदि सिंपली लिखता है कि कार्यपालिका के हेड कौन होंगे, तो हम तो कहेंगे राष्ट्रपति। ठीक है, कार्यपालिका के हेड कौन है? राष्ट्रपति। संवैधानिक हेड कौन है? तो राष्ट्रपति। लेकिन यदि ये टर्म लगा दे कि वास्तव में अध्यक्ष कौन है, तो हम कहेंगे वास्तव में अध्यक्ष कौन है? प्रधानमंत्री। और ये चीज आपको रटने का जरूरत शायद नहीं है, क्योंकि हम पहले के वीडियो में बताए हैं कि कार्यपालिका दैट मीन जो देश को चलाता है। आप देख लीजिए वास्तव में देश को कौन चला रहे हैं? प्रधानमंत्री ही तो ज्यादा रोल है इनका देश को चलाने में। तो वास्तव में अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, समझ गए? अब ये ऐसी जो व्यवस्था है कि एक संवैधानिक अध्यक्ष और एक वास्तविक अध्यक्ष, क्या केवल भारत में है? नहीं, ये व्यवस्था उन सभी देशों में होगी जहां पे संसदात्मक शासन व्यवस्था है। हमारे देश में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए हमारे देश में 2 अध्यक्ष होते हैं। एक आपका राष्ट्रपति होते हैं जो कि संवैधानिक अध्यक्ष है, और एक आपका प्रधानमंत्री होते हैं। ध्यान रखिएगा कि ये जो संसदात्मक शासन व्यवस्था है इसका विकास आपका ब्रिटेन में हुआ था। और ब्रिटेन की जो संसद है वो वेस्टमिंस्टर नामक जगह पे है। लंदन में एक जगह है वेस्टमिंस्टर, इसलिए संसदात्मक शासन व्यवस्था को वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं। ये एसएससी के एग्जाम में कई बार रिपीट किया गया है। ठीक है, ध्यान रहे। इसके अलावा भारत में, पाकिस्तान में और कई देशों में ये व्यवस्था है। यहाँ पे राष्ट्रपति होंगे और प्रधानमंत्री होंगे। समझ गए इसे? चलिए, वही चीज
अमेरिका की बात कर ले तो वहां पर आप देखिएगा कि राष्ट्रपति होते हैं लेकिन वहां पे प्रधानमंत्री नहीं होते हैं, मतलब वहां पे जो व्यवस्था है वो संसदात्मक नहीं है। तो अमेरिका में बात करें तो वहां पे अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। इसमें क्या होता है आपका, तो इसमें केवल और केवल राष्ट्रपति होंगे, प्रधानमंत्री नहीं, और केवल राष्ट्रपति ही हैं। तो संवैधानिक अध्यक्ष, वास्तविक अध्यक्ष सब राष्ट्रपति हैं। आप देख सकते होंगे कि जब न्यूज़पेपर आप सुनते हैं या कुछ भी देखते हैं तो जो अभी अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, लगता है कि वही एक सर्वे सर्वा है, ठीक है, अमेरिका में। तो यहाँ पर जहां भी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है वहां पर एक ही अध्यक्ष होंगे, वनली एंड वनली राष्ट्रपति। यहाँ पर प्रधानमंत्री नहीं होगा। आप कभी नहीं पढ़े होंगे कि अमेरिका यूएसए का कोई प्रधानमंत्री भी है, ठीक है। तो ये आप समझ पाए, संसदात्मक और अध्यक्षात्मक, ये वर्ड आगे भी मिलेगा, इसलिए समझना बहुत जरूरी है। और हर एग्जाम के लिए ये टॉपिक जरूरी है और हर चीज जरूरी है जितना भी हम पढ़ा रहे हैं। तो पैसेंस के साथ देखिए, नहीं तो आप एग्जाम में क्वेश्चन मिस कर जाएंगे, छूट जाएगा क्वेश्चन आपसे, ठीक है। चलिए इतना चीज समझ गए, अब ये बेसिक चीज था। अब हम लोग जो है चर्चा करेंगे अभी फिलहाल राष्ट्रपति के बारे में। देखिए सबसे पहले जो है आपका, ठीक है, आज राष्ट्रपति का बेसिक चीज पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां पढ़ेंगे। देखिए सबसे पहले हम कुछ आर्टिकल यहाँ पे लिखते हैं। तो आर्टिकल 52 शुरुआत ही है ना 52, तो आर्टिकल 52 कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। दैट मीन्स राष्ट्रपति का पद, ठीक है, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। आर्टिकल 53 क्या कहता है कि जो कार्यपालिका की शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर वेस्ट इन प्रेसिडेंट, ठीक है। कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है, राष्ट्रपति में निहित है, ठीक है। उसके बाद देखिए आर्टिकल 54 कहता है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा। राष्ट्रपति का क्या होगा, निर्वाचन होगा, इलेक्शन होगा। ब्रिटेन की तरह वंशानुगत नहीं होगा। आप जानते हैं ब्रिटेन में वंशानुगत है, सही। चलिए, तो इलेक्शन किया जाएगा, इलेक्टेड होंगे वो, ठीक है। आर्टिकल 55 क्या कहता है, आर्टिकल 55 कहता है कि निर्वाचन की क्या रीति होगी, किस तरीके से उनका निर्वाचन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, जिस तरह से एमपी एमएलए का चुनाव होता है उस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। तो किस तरह से होता है हम लोग चर्चा करेंगे, और इसी तरह से आपका आगे। तो फिलहाल आपको ये 4 आर्टिकल शायद याद हो गया हो। सबसे पहले पद की चर्चा की गई है, उसके बाद कहा गया है कि ये जो राष्ट्रपति हैं, यहाँ पे राष्ट्रपति का चर्चा है कि एक राष्ट्रपति है। यहाँ पे लिखा गया है कि राष्ट्रपति हैं क्या, तो यहाँ लिखा गया है कि कार्यपालिका के हेड है, सारी शक्तियां इसी में निहित है। इसमें क्या लिखा गया है कि राष्ट्रपति जो होंगे वो इलेक्टेड होंगे। यहाँ पर क्या लिखा है कि किस तरीके से इन्हें इलेक्ट किया जाएगा, और इसी तरह से सिलसिलेवार ढंग से यदि देखेंगे तो आपको यह आर्टिकल याद रहेगा। अदरवाइज जानते ही होंगे ये थोड़ा सा मुश्किल काम है आर्टिकल याद करना यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ठीक है, कि राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है। अब एक एक करके चर्चा करेंगे ना, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की योग्यताएं क्या है, क्या क्वालिफिकेशन है, इसकी चर्चा आर्टिकल 58 में की गई है, ठीक है। राष्ट्रपति बनने की योग्यता, इसकी चर्चा कहां की गई, आर्टिकल 58 में। इसके अनुसार राष्ट्रपति बनने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, ठीक है। पहला तो शर्त यही है कि भारत का नागरिक हो। यदि कोई विदेशी नागरिक हो तो भारत का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। दूसरी बात है कि उम्र जो है वो 35 वर्ष पूरा कर चुका हो, 35 वर्ष जो है वो पूरा कर चुका हो, इससे कम नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद लिखा गया है कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता रखता हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य हो, हम कह रहे हैं कि लोकसभा का सदस्य चुने जाने की योग्यता हो। तो आप कहिएगा सर लोकसभा के सदस्य चुने जाने की क्या योग्यता है, तो वहां पर योग्यता है भाई कि पागल दिवालिया ना हो, ठीक है। और भी कई योग्यताएं हैं, वहां आएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो लोकसभा का सदस्य बनने की जो योग्यता होनी चाहिए वो योग्यता हो, तभी वो व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है, ठीक है। ये चीज हो गया। इसके अलावा एक चीज और आप ध्यान रख लीजिएगा कि वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो चुनाव लड़ना चाहेंगे राष्ट्रपति का, उन्हें लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ये लाभ का पद का क्या मतलब होता है, तो लाभ का पद का मतलब होता है सरकार के अधीन, चाहे वो केंद्र सरकार हो, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो स्थानीय सरकार हो, उसके अधीन किसी पोस्ट पर, ऐसे पोस्ट पर नहीं होना चाहिए जहां उनको सैलरी मिलती हो, ठीक है। सिंपल वर्ड में कहें तो सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ठीक है, सरकारी नौकरी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी में लिख दिया गया है, ठीक है, मेंशन कर दिया गया है कि जो मंत्री हैं और जो राज्यपाल हैं, प्रधानमंत्री हैं, एमपी हैं, एमएलए हैं,
वो लाभ के पद नहीं माने जाएंगे। तो यदि लाभ के पद नहीं माने जाएंगे दैट मीन्स कोई एमपी, एमएलए, राज्यपाल मतलब गवर्नर, वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन सरकारी नौकरी है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। ठीक है, चलिए, तो लाभ के पद पर ना हो तो ये सारी योग्यताएं होंगी, समझ गए। चलिए, अब क्या केवल इतना रहने से वो व्यक्ति चुनाव लड़ लेंगे? नहीं, इसके बाद इन्हें क्या करना होगा? तो इसके बाद इन्हें जो है वो 100 वोटर का जुगाड़ करना होगा। यहाँ पर ध्यान रखिए, अभी हम लोग चर्चा करेंगे, एमपी एमएलए वोटर होता है। ठीक है, तो 100 एमपी या एमएलए इन्हें जुगाड़ करना पड़ेगा। उसमें 50 जो हैं उन लोग इसके नाम का प्रस्ताव रखेंगे, प्रपोजल रखेंगे। जो प्रस्ताव रखते हैं उनको कहते हैं प्रस्तावक। तो 50 प्रस्तावक होने चाहिए और 50 होने चाहिए जो उनका समर्थन करेंगे, दैट मीन्स 50 अनुसमर्थक होने चाहिए, ये प्रपोजर और ये सेकेंडर। ठीक है, तो 50 प्रस्तावक और 50 समर्थक, दैट मीन्स टोटल 100 होने चाहिए। ठीक है, और जब ये हो जाएगा तो फिर वो जो कैंडिडेट हैं जो चुनाव लड़ना चाहते हैं वो जाएंगे और जा करके रिटर्निंग ऑफिसर के पास, ठीक है, मतलब एक अधिकारी चुन लिया जाता है जो राष्ट्रपति के चुनाव को हैंडल करता है। रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाकर के अपना जो है वो नामांकन पत्र दाखिल करते हैं, जिसको कहते हैं नॉमिनेशन दायर करना। लगभग हर चुनाव में ये चीज होता है। ठीक है, नामांकन दाखिल करते वक्त जो है इन्हें 15,000 रुपया सिक्योरिटी मनी के तौर पे जमा करना होता है। ठीक है, 15,000 रुपया। यदि वो व्यक्ति डाले गए टोटल मत का 1/6 ले आता है, जीते या ना जीते वो तो बात की बात है, हम कह रहे हैं डाले गए कुल मतों का यदि 1/6 वोट वो हासिल कर लेते हैं तो उन्हें 15,000 रुपया लौटा दिया जाता है। ठीक है, और यदि 1/6 वोट नहीं ला पाए तो ये 15,000 रुपया जो है वो जब्त कर लिया जाता है। इसी को कहते हैं जमानत की राशि जब्त हो जाना। ठीक है, जब्त का मतलब फॉरफिट। ठीक है, तो फॉरफिट हो जाएगा ये सिक्योरिटी मनी यदि आप 1/6 वोट नहीं ला पाते हैं। तो जैसे मान लिया जाए टोटल 600 वोट डाला गया तो 600 में यदि 1/6 दैट मीन कम से कम 100 ले आए तो पैसा वापस मिल जाएगा। और यदि इतना भी नहीं ला पाए तो ये पैसा जो है वो आपका जब्त हो जाएगा। और हर चुनाव में ऐसी व्यवस्था है और हर चुनाव में यही सिस्टम है कि कम से कम 1/6 लाइए, पैसा वापस, नहीं तो पैसा जो है वो आपका क्या होगा तो जब्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब ये हो गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर जब चुनाव होगा राष्ट्रपति का, चुनाव निर्वाचन सब एक ही बात है, इलेक्शन जब होगा तो यहाँ पर वोट कौन डालेंगे? तो ध्यान रखिए आम जनता नहीं डालेगी। यदि आम जनता वोट डालती तो हम उसको कहते हैं कि ये प्रत्यक्ष चुनाव है। यहाँ पे आम जनता वोट डालती नहीं। यहाँ पे कौन वोट डालेंगे? तो जिन्हें आम जनता ने चुना है, जिनको आम जनता, आम पब्लिक ने चुना है, उन लोग वोट डालेंगे। यहाँ पे इलेक्टेड एमपी एमएलए लोग वोट डालते हैं। ठीक है, इलेक्टेड एमपी एमएलए लोग वोट डालते हैं और इनका पूरा ग्रुप जो है ये कहलाता है आपका निर्वाचक मंडल। ठीक है, निर्वाचक मंडल, इंग्लिश में कहें तो इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग कौन लेते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो निर्वाचक मंडल। ठीक है, आम जनता नहीं। ठीक है, आम जनता लेता तो डायरेक्ट इलेक्शन कहलाता, आम जनता नहीं शामिल हो रही है, आम जनता के द्वारा चुने हुए लोग हैं ये, और ये जब शामिल होंगे तो ये चुनाव कहलाएगा, ये चुनाव का अप्रत्यक्ष तरीका हुआ, इनडायरेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट, आम पब्लिक नहीं है ना निर्वाचक मंडल के लोग, इसमें आम पब्लिक नहीं, तो ये इनडायरेक्ट हो गया। ठीक है, चलिए अब इस निर्वाचक मंडल में शामिल कौन कौन होंगे? तो यहाँ पर तो शॉर्ट में हम लिख दिए हैं, इसी को थोड़ा डिटेल में यदि लिखें तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे शामिल होंगे लोकसभा, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, इलेक्टेड, ओनली इलेक्टेड, नॉमिनेटेड भाग नहीं लेंगे। ठीक है, हम नॉमिनेटेड की चर्चा करेंगे आगे। लोकसभा, राज्यसभा को आप एक वर्ड में क्या लिख सकते हैं? संसद के सदन, 2 सदन है, हाउस है ये। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। ध्यान रखिए कई बार क्वेश्चन में लिख देगा संसद के सदस्य, गलत, संसद के सदस्य नहीं, केवल और केवल क्या? निर्वाचित, ओनली इलेक्टेड ही होगा। इसके अलावा जो राज्य की विधानसभा होती है ना, हर राज्य में विधानसभा है, जानते होंगे, तो वहां की जो विधानसभा है उसके जो निर्वाचित सदस्य हैं, ठीक है, वो शामिल होंगे। ठीक, और इसके अलावा जो है दिल्ली और पुदुचेरी, ये राज्य नहीं है, केंद्र शासित प्रदेश है, और यहाँ पर विधानसभा है, तो यहाँ की जो विधानसभा है वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल है। ठीक है, वो भी निर्वाचक मंडल में शामिल है, लेकिन सभी के सभी जो होंगे वो केवल और केवल इलेक्टेड ही होंगे, कोई नॉमिनेटेड भाग नहीं लेगा। ठीक है, और एक यहाँ पर आप और देख रहे होंगे कि राज्यों में विधानसभा जो है वो भाग लेगा,
लेकिन विधान परिषद भाग नहीं लेगा। कुछ कुछ राज्य में विधान परिषद है, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पे विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल है, लेकिन ये शामिल नहीं होता राष्ट्रपति के चुनाव में। यदि इनको भी शामिल कर लिया जाए ना, तो आप देखेंगे कि राज्यों के साथ भेदभाव हो जाएगा। ठीक है, भेदभाव हो जाएगा मतलब समझ पाए, जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, वहां पर विधान परिषद है तो वहां तो वोट ज्यादा मिल जाएगा राष्ट्रपति को, और झारखंड में केवल विधानसभा है। ठीक है, तो ये कहीं ना तो कहीं तो भेदभाव हो जाएगा ना, कि झारखंड में केवल विधानसभा के लोग वोट डालेंगे और बिहार में ज्यादा लोग हो जाएंगे। तो इसलिए इनको शामिल नहीं किया गया। ये सभी राज्यों में नहीं होता। विधानसभा हर राज्य में है, तो केवल बोला गया कि केवल विधानसभा के ही मेंबर शामिल होंगे, और वो भी क्या, इलेक्टेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपको फंसा देता है कई तरीके से। इन सारी चीजों को यदि आप ध्यान रखेंगे तो आप शायद कंफ्यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऑप्शन बहुत खतरनाक तरीके से घुमा करके दे देता है। ठीक है, एसएससी के एग्जाम में भी, और जो स्टेट लेवल का पीसीएस एग्जाम है उसमें भी, और रेलवे में भी, कोई भी एग्जाम हो। चलिए, तो ये हो गया आपका निर्वाचक मंडल। ठीक है, चलिए अब देखिए वोट डालने का तरीका क्या होता है। तो ये जनरल जो वोट होता है एमपी एमएलए का, वैसा नहीं होता यहाँ पर। यहाँ पर क्या होता है कि जितने भी कैंडिडेट खड़ा है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मान लिया जाए राम नाम के एक व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, मोहन लड़ रहा है, सोहन लड़ रहा है। हम समझा रहे हैं, देखिएगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है ये, समझ आए तो ठीक, नहीं तो आगे समझ में आएगा। राम, मोहन, सोहन और भी कोई व्यक्ति चुनाव लड़ रहा होगा। अब जब भी कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए आएगा, ठीक है, वो बैलेट पेपर से होता है ना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से नहीं होता। ठीक है, वो बैलेट पेपर से होता है, पेपर वाला। ठीक है, मुखिया वगैरह चुनाव में जो यूज होता है। तो जब भी कोई व्यक्ति आएगा तो 1, 2, 3, 4 लिख करके अपना प्रिफरेंस देगा। ठीक है, अपना प्रिफरेंस जो है, अपनी वरीयता जो है वो प्रकट करेगा। प्रिफरेंस कि हमारा पहला पसंद कौन सा है राष्ट्रपति के तौर पे। यदि पहला पसंद ये है तो इनके नाम के आगे 1 लिख देगा, मैंने पहला प्रेफरेंस मेरा 1 है। ठीक है, अब ये सोचेगा कि पहला प्रेफरेंस तो ये है, ये हमारा दूसरा प्रेफरेंस है, और ये हमारा जो है वो तीसरा प्रेफरेंस है। इसी तरह से कोई और आएगा वोट डालने के लिए तो भी यही करेगा, फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस। अब वो आया, मान लीजिए इनको दे दिया फर्स्ट प्रेफरेंस, ठीक है, और इनको दे दिया सेकंड प्रेफरेंस, और इनको दे दिया थर्ड प्रेफरेंस। इसी तरह से और भी लोग वोट डालने के लिए आएंगे। ठीक है, एमपी एमएलए लोग वोट डालने के लिए आएंगे तो वो भी देखेगा। ठीक है, कि चलिए हम इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे देते हैं, इसको थर्ड प्रेफरेंस दे देते हैं, और इसको जो है वो सेकंड प्रेफरेंस दे देते हैं। इसी तरह से वोट डाला जाएगा। ठीक है, अब समाप्त हो गया वोट मान लीजिए। ठीक है, तो जब वोट कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद काउंटिंग होगी। अब देखिए काउंटिंग में क्या किया जाता है, पहले काउंटिंग किया जाएगा केवल और केवल फर्स्ट प्रेफरेंस को। ठीक है, कि फर्स्ट प्रेफरेंस इनको कितना मिला है, इनको कितना मिला है और इनको कितना मिला है। ठीक है, यहां पर एक निर्धारित कोटा प्राप्त करना जरूरी होता है, तभी कोई व्यक्ति इलेक्टेड घोषित किया जाता है। ठीक है, एमपी एमएलए के चुनाव में ऐसा नहीं होता। एमपी एमएलए में क्या है कि जो सबसे ज्यादा लाया वो जीत जाएगा, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होता। यहाँ क्या है कि निर्धारित कोटा प्राप्त करना होता है। वो निर्धारित कोटा कैसे निकालते हैं, तो निर्धारित कोटा निकालते हैं आपका कि जो जितना वोट डाला गया उसका 50% प्लस 1 वोट लाना चाहिए आपको। 50% प्लस 1 वोट लाना चाहिए आपको। ठीक है, यदि कोई उम्मीदवार ये निर्धारित कोटा हासिल कर लेता है तो वो इलेक्टेड हो जाएंगे। ठीक है, जैसे कि मान लिया जाए कि इनका 50% प्लस 1 हो गया, ठीक है, तो ये निर्वाचित घोषित हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि ठीक है 50% प्लस 1 क्या लोग, मतलब जब कैंडिडेट आते हैं तो 55, 60, 65% ले आते हैं। जैसे रामनाथ कोविंद 60% से अधिक ले आए थे, तो उतना भी जरूरी नहीं था, 50% प्लस 1 ही जरूरी था। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब ऐसा भी तो हो सकता है ना कि किसी को भी 50% प्लस 1 ना मिल पाए, हो ही सकता है। ठीक है, यदि किन्हीं को भी 50% प्लस 1 नहीं मिल पाया तो फिर दूसरे राउंड का काउंटिंग किया जाता है, दूसरे राउंड का काउंटिंग किया जाता है। ठीक है, और दूसरे राउंड के काउंटिंग में क्या होगा, तो केवल सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा, फर्स्ट प्रेफरेंस को नहीं देखा जाएगा, केवल सेकंड प्रेफरेंस को देखा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इनको सेकंड प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मिला है कि नहीं, तो हो सकता है ये चीज इलेक्टेड हो जाए, क्योंकि इनको सेकंड प्रेफरेंस बहुत ज्यादा मिला है। ठीक है, ठीक है, तो इसमें इनको 50% प्लस 1 हो सकता है हो जाएगा, तो यही इलेक्टेड हो जाएंगे। और नहीं होगा तो फिर तीसरे राउंड की काउंटिंग करनी होगी, उसमें फिर थर्ड प्रेफरेंस को केवल काउंट किया जाएगा, और इसी तरह से ये प्रोसेस आगे जो है वो जाता चला जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आज तक हमारे देश में जितने भी राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, रिजल्ट हर बार आ गया है फर्स्ट राउंड में ही रिजल्ट आ गया है।
बस केवल एक मौका ऐसा था वीवी गिरी के समय में, ये चौथे राष्ट्रपति थे, 1969 में ये राष्ट्रपति बने थे, और इनके समय में दूसरे राउंड का काउंटिंग करना पड़ा था। इसको कैसे याद रखिएगा कि दूसरे राउंड काउंटिंग करना पड़ा था, तो वीवी गिरी, गिरी माने गिरना, ठीक है। तो ये गिरते गिरते राष्ट्रपति बने, जो कि फर्स्ट राउंड में रिजल्ट आया नहीं तो सेकंड राउंड में रिजल्ट आया, तो दूसरे राउंड की काउंटिंग करनी पड़ी कब, तो वीवी गिरी के समय में, ठीक है। चलिए ये समझ गए होंगे। अब यहां पर देखिएगा कि जब भी कोई व्यक्ति वोट डालता है, एमपी एमएलए लोग, तो उनके वोट का मूल्य एक नहीं होता। एमएलए के वोट का मूल्य कितना होगा उसके लिए एक फार्मूला अप्लाई किया जाता है। एक एमएलए के वोट का मूल्य इस तरह से निकाला जाता है। किस तरह से? एक एमएलए का वोट निकालने के लिए उस राज्य की जनसंख्या ली जाती है कि उस राज्य की जनसंख्या कितनी है, पॉपुलेशन कितना है उसका, डिवाइडेड उस राज्य में टोटल कितने मेंबर हैं विधानसभा में, दैट मीन्स कितने एमएलए हैं उस राज्य में, ठीक है। मान लिया जाए उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए हैं कि नहीं। इसी तरह से दूसरा राज्य में चले जाए तो अलग अलग है। आप जानते होंगे उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है कि नहीं। वही चीज बात करें झारखंड, तो झारखंड की संख्या कम है। तो ध्यान रखिएगा यूपी के एक एमएलए का वोट का मूल्य ज्यादा आ जाता है। इस फार्मूले से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो यूपी के जो एमएलए होंगे उनके वोट का मूल्य ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि वहां राज्य की जनसंख्या अधिक है। झारखंड की बात करें तो कम आ जाएगा। तो हर राज्य के एमएलए के वोट का मूल्य एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। मान लिया जाए यदि यूपी के एक एमएलए का वोट का मूल्य 800 आ रहा है मान लीजिए, तो झारखंड के एक एमएलए का वोट का मूल्य वही लगभग 300 के लमसम 400 के लमसम आएगा, ठीक है। तो इस तरह से होता है एक एमएलए का वोट का मूल्य, ठीक है। अब इस जो व्यवस्था है ना, इसी को कहा जाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है, ठीक है। अनुपातिक का मतलब होता है कि अधिक होने से अधिक वैल्यू होगा और कम होने से कम वैल्यू होगा। आप देखिए वो यूपी की जनसंख्या अधिक है तो इसके वोट का मूल्य ज्यादा आएगा, झारखंड की जनसंख्या कम है तो यहाँ एक एमएलए का वोट का मूल्य कम आएगा। यही सिस्टम कहलाता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अब मैथ में पढ़ते होंगे प्रोपोर्शनल, वही यहाँ पे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अधिक हो तो अधिक वैल्यू होगा, कम हो तो कम वैल्यू होगा, ठीक है। चलिए अब इस तरह से एमएलए के वोट का मूल्य आ जाएगा। अब एक एमपी के वोट का मूल्य कैसे निकालेंगे? ध्यान रखिएगा एक एमपी के वोट का मूल्य निकालने के लिए क्या होता है, तो उसके लिए देखा जाता है कि सारे एमएलए का वोट का मूल्य कितना है। सारे एमएलए पूरे भारत में जो एमएलए हैं वो लगभग 4000 से ज्यादा हो जाता है, 4100 लगभग हो जाता है। तो सारे एमएलए का वोट का मूल्य कितना है? मान लीजिए सारे एमएलए का वोट का मूल्य यदि 5 लाख है, ठीक है, तो सारे एमपी के वोट का मूल्य भी जो है 5 लाख होगा। समानता रखी गई है। सारे एमएलए का वोट का मूल्य यदि 5 लाख है मान लीजिए एग्जांपल के लिए, तो सारे एमपी के वोट का मूल्य भी कितना होगा? 5 लाख होगा। ये वैल्यू है किसका? सारे एमपी मैंने समझ रहे हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर। तो यदि सारे एमपी का वोट का मूल्य ये है तो एक एमपी का कैसे निकलेगा भाई? तो बोलिएगा डिवाइड कर दीजिए ना सर जितना एमपी है, ठीक है। तो कितना एमपी है? तो लोकसभा में आपका जानते होंगे 543 इलेक्टेड है और राज्यसभा में 238 इलेक्टेड होते हैं। तो इसे डिवाइड करिएगा तो एक एमपी के वोट का मूल्य निकल जाएगा, ठीक है। समझ गए इसे? चलिए अब यहाँ क्वेश्चन पूछेगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन सा पद्धति यूज किया जाता है, तो हम कहेंगे अनुपातिक प्रतिनिधित्व। क्यों कहा गया ये चीज समझ गए होंगे। यहाँ पर एक चीज और लिखा रहता है, आप यदि पढ़े होंगे कि अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल हस्तांतरणीय, अनुपातिक प्रतिनिधित्व मतलब प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव में 2 तरह का सिस्टम होता है। एक होता है सूची प्रणाली, ठीक है, और एक होता है एकल हस्तांतरण, एकल संक्रमणीय लिख दीजिए या हस्तांतरणीय, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली माने सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो हमारे देश में जो यूज होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। ये एकल संक्रमणीय मत क्या है हम इसको अभी नहीं समझाए, ओवरलोड हो जाएगा, इसलिए इस चीज को हम उपराष्ट्रपति के चुनाव में समझा देंगे। यहाँ समझाने से आपका होचपोच हो जाएगा, ठीक है। अभी हम एक चीज केवल समझा दिए, अनुपातिक मत प्रणाली, ठीक है। चलिए देखिए टीचर कुछ भी बग के चला जा सकता है पूरा, लेकिन स्टूडेंट को भी देखना होता है ना कि उसके लिए क्या सहूलियत है, ठीक है। इसलिए उसको हम यहाँ पे अभी अवॉइड कर रहे हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग देखने जा रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति बने तो उसके लिए क्या शर्त है। देखिए योग्यता अलग चीज है और शर्त अलग चीज है, ठीक है। और आपको याद रखना पड़ेगा कि क्या क्या शर्त है।
ठीक है, छत्तीसगढ़ के CS में पूछ चुका था कि इसमें क्या राष्ट्रपति बनने की शर्तें हैं, तो हम लोग समझ ही नहीं पाए कि ये शर्त और योग्यता में क्या अंतर है। ठीक है, योग्यता हम ऊपर चर्चा कर चुके हैं। अब शर्त की बात करेंगे तो देखिए शर्त में यही है कि व्यक्ति जब राष्ट्रपति बनेंगे तो उन्हें किसी लाभ पद पर नहीं होना चाहिए। माने ऐसा नहीं हुआ कि वो राष्ट्रपति भी रहे और किसी दूसरे पद पर भी रहे। लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा का कोई मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और यदि कोई है भी तो जिस तारीख को राष्ट्रपति बनेंगे उस तारीख से वो MP MLA का सीट उनका जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, मान लिया जाए कि हमारे देश में कोई MP है और वो यदि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ते हैं तो जैसे ही राष्ट्रपति का चुनाव वो जीतेंगे, जिस तारीख को वो इलेक्ट होंगे उसी तारीख से MP का सीट उनका खत्म हो जाएगा और वो राष्ट्रपति रहेंगे। ठीक है, इसके अलावा जो है वो राष्ट्रपति को एक जो है आपका भवन दिया जाता है रहने के लिए, जिनको कहते हैं राष्ट्रपति भवन। ठीक है, और ये रेंट फ्री होता है, ऐसा नहीं कि राष्ट्रपति को इसके लिए रेंट देना होगा। तो जो राष्ट्रपति भवन है, हमारे देश का जो राष्ट्रपति भवन है वो दिल्ली में रायसीना हिल्स पर स्थित है। कहाँ पे? रायसीना हिल्स। आप यदि दिल्ली गए हो या दिल्ली के हो तो आप देखिए राष्ट्रपति भवन जो हल्का सा टीला टाइप का और उसमें बना हुआ है, तो वो जो टीला ऊंचाई टाइप का दिखता है वो रायसीना हिल्स ही है। ठीक है, ये अरावली पर्वत श्रेणी का हिस्सा है। ठीक है, तो रायसीना हिल्स में। ठीक है, और ये भी कभी कभार हो सकता है पूछ दे कि जो राष्ट्रपति भवन है वो 345 कमरों वाला, 340 कमरे, 340 कमरे हैं इसमें। ठीक, इसके अलावा राष्ट्रपति को जो है वो भत्ते दिए जाएंगे, अलावेंस। भत्ते कहने का मतलब होता है सैलरी के अलावा जो चीज मिलता है। ठीक है, तो कई तरह के भत्ते दिए जाते हैं और इनकी अपनी एक निश्चित सैलरी होती है और इनकी सैलरी जो है कम नहीं होगी किसी भी कंडीशन में। आपातकाल के समय में भी, इमरजेंसी भी यदि लगा हो तो इनका सैलरी घटाया नहीं जा सकता है। ठीक है, तो ये कुछ शर्तें हैं, आप नोट्स भी जरूर पढ़ लीजिएगा। कुछ चीजें हो सकता है यदि छूट जाए, मिस हो जाए तो वहां से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब यहां पर हम लोग थोड़ा सा देख ले रहे हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। ठीक है, यही थोड़ा सा लंबा है, आज केवल बता देते हैं, इसका चर्चा अगला दिन करेंगे। देखिए राष्ट्रपति की शक्तियों को हम कई भाग में बांट सकते हैं, जैसे कार्यकारी शक्तियां, क्योंकि ये कार्यपालिका के अध्यक्ष है ना, तो कार्यपालिका से जुड़ा हुआ काम कार्यकारी शक्तियों में आ जाएगा। आपातकालीन शक्तियां, इमरजेंसी के समय में क्या पावर है राष्ट्रपति के पास? सैन्य शक्तियां, आर्मी से जुड़ा हुआ। इसके अलावा आपका विधायी शक्तियां, ठीक है, न्यायिक शक्तियां। ठीक, ठीक है, तो आज हम एक इसको थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं कि ये सैन्य शक्तियां क्या है। देखिए हमारे देश में जानते होंगे कि जो आपका आर्मी है, नेवी है और एयरफोर्स है, उन सब का एक हेड होता है। आर्मी का एक हेड होता, नेवी का एक हेड होता और एयरफोर्स का एक हेड होता। लेकिन तीनों का हेड कौन होंगे? तो तीनों के हेड होते हैं राष्ट्रपति। तीनों सेनाओं का हेड कौन होता है? राष्ट्रपति। तो ये राष्ट्रपति जो है वो तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर है और राष्ट्रपति के आदेश से ही सेना को कहीं भी लगाया जा सकता है। युद्ध में या कहीं भी यदि सेना को लगानी हो तो राष्ट्रपति से अनुमति आवश्यक है। तो ध्यान रखिएगा, लड़ाई भी यदि हो जाए तो राष्ट्रपति से अनुमति लेकर के ही आर्मी को लगाया जा सकता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछता है कि संवैधानिक रूप से युद्ध की घोषणा कौन करता है? तो हम कहेंगे राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति अनुमति देंगे तभी आप आर्मी लगा पाइएगा, तभी तो युद्ध होगा। ठीक है, और बाकी सबकी चर्चा करेंगे आगे के वीडियो में। आज के लिए इतना ही।